हेलो दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में फिर से हम नए क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन हमारा जो है लिख के रखे हैं यहाँ पे, समय कम लगे इसलिए। समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? समतल दर्पण में बताए थे, कल फॉर्मूला भी बताया था, आवर्धन बराबर क्या होता है। इस तरह h' बताए थे, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आज देखते हैं समतल दर्पण में आवर्धन +1 का क्या अर्थ होता है। तो देख सकते हैं, हम आंसर भी लिख रखे हैं। समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो समझ आया होगा दोस्तों। ये m+1 का अर्थ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आभासी को ही काल्पनिक भी बोलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, यहाँ आंसर लिख के रखे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, आप लोग को बताए भी थे पहले पिछले क्लास में, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने नोट कर दिया फिर भी। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकलती किरण पुंज, किसी बिंदु स्रोत से निकलती किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग को बताया था दोस्तों उस दिन कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका नोट में भी लिख दिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है, वस्तु के सापेक्ष यह हमेशा उल्टा होता है। अब फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों हमारा क्या, वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब दूसरा, किसी बिंदु स्रोत से निकलती किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरह दोस्तों जस्ट उसका उल्टा है वास्तविक प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। शॉर्ट में आंसर है। तो इसका भी नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग नोट में, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा सीधा होता है, वस्तु के सापेक्ष या सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो नोट करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखना है। क्या आप लोग को पता है? नहीं तो हम लिख रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। पहला जो है 3 विशेषताओं को लिखना है। पहला हमारा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है तो जैसे कि कोई भी दर्पण है, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फिर दूसरा हमारा पहला हो गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हमारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है, जैसे कि मान लेते हैं प्रतिबिंब का आकार इतना है तो वस्तु का आकार भी इतना ही होगा, सेम, मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे दर्पण है कोई, यहाँ पे आगे इतना है तो प्रतिबिंब का आकार भी इतना ही होगा, सेम। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। किसी दर्पण में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ है तो ऐसे यहाँ पे कोई है तो उसका उल्टा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब जैसे कि उल्टा बनता है तो यहाँ है तो इस तरह बनता है, लेकिन इसका सीधा ही बनेगा, पूरा सीधा एक्यूरेट। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है समतल दर्पण में।
तो समझ आया होगा दोस्तों। पहला जो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम बताए भी आप लोगों को पिछले क्लास में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज देखते हैं उसका अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह धसी हुई होती है, इसमें परावर्तक सतह धसी हुई होती है। और दूसरा हमारा उभरे भाग में पॉलिश किया हुआ होता है। उभरे भाग मतलब बताया था दोस्तों कि जैसे कि अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसमें उभरे भाग में पॉलिश किया हुआ होता है। तो यही है, उभरे भाग में पॉलिश किया हुआ होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। और देखते हैं उत्तल दर्पण का हमारा क्या अंतर है। उत्तल दर्पण का तो इसमें परावर्तक सतह ऊपरी रहती है। इसमें परावर्तक सतह जो है ऐसे करके ऐसे उभरी हुई रहती है और धसे हुए भाग में पॉलिश किया हुआ होता है। धसे हुए भाग में ऐसे करके पॉलिश किया हुआ रहता है। ये है उत्तल दर्पण, ऐसे धसे हुए भाग में पॉलिश किया हुआ रहता है, धसे हुए भाग में। और इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल में यही होता है कि दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है बस। और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला दिन बताए थे, पिछले दिन बताए थे हम सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है हमारा अवतल दर्पण। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप लोग को बताए थे दोस्तों पिछले क्लास में कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आज उसका क्वेश्चन है क्यों किया जाता है, आखिर क्या है। तो हम उस दिन शॉर्ट में बताए थे कि वो मतलब बड़ा चीज को छोटा में दिखा देता है और सीधा सीधा दिखाता है। तो आज देखते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारणों से वाहनों के आईनों के रूप में, साइड मिरर या आईना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। फिर से देख लीजिए दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईनों के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है, मतलब अब उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर या आईने के रूप में किया जाता है। साइड मिरर या आईने के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2, F बराबर R/2। फोकस दूरी के आधी होती है वक्रता त्रिज्या। तो देख सकते हैं इसको, पहले यहाँ लिखते हैं F बराबर कितना हुआ है, देख सकते हैं उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी तो निकालना ही है। और क्या दिया हुआ है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। R बराबर दिया है हमारा, R बराबर 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे, F बराबर R/2। F तो निकालना ही है, तो R का मान है 32/2, कट गया 16 सेंटीमीटर। F बराबर 16 सेंटीमीटर। आंसर सिंपल था दोस्तों, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और F बराबर लिख दिए यहाँ पे, F बराबर फोकस दूरी होती है, R बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।